Hello students, welcome back. The soul of English grammar, the verb part 13. जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ वर्ब सीरीज पर वीडियो नंबर 13 और इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे वुड के बारे में। वुड के बारे में सब कुछ यानी बेसिक टू एडवांस्ड यानी सारे के सारे यूसेजेस जितने भी प्रयोग होते हैं वो सब कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट इतना अधिक है कि ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए पूरा वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके आगे वाला वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगा उसमें देखिए यहाँ पर वुड के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इनको मैं बड़े डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे साथ आप लोग इस वीडियो में साथ ही साथ अगले वीडियो में ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए यहाँ से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वुड के बारे में आपको कुछ भी बताने से पहले मैं इसके बारे में दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें आपको बतला देना चाहता हूं। और वो बातें क्या हैं, जरा देखिए यहाँ पर। वुड, अगर आप ये जानते हैं कि वुड का प्रयोग केवल पास्ट सिचुएशंस के लिए किया जाता है तो नहीं जी, वुड का प्रयोग तो प्रेजेंट की सिचुएशंस के लिए भी किया जाता है। वुड का प्रयोग पास्ट सिचुएशंस के लिए और फ्यूचर सिचुएशंस सभी के लिए किया जाता है। तो एक बात तो अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए। दूसरी खास बात यह है कि कई बच्चे लोग बता दिया जाता है उनको कि वुड का प्रयोग हम ऐसे स्थानों पर करते हैं जब हिंदी सेंटेंसेस में कोई ऐसा शब्द यानी होता या होती या करते जैसा ऐसा कोई शब्द लगा हो तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर इतने ढेर सारे जब कॉन्सेप्ट्स जानेंगे देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स आ जाते हैं। तो आपको हिंदी वाले शब्दों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इनफैक्ट आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। और पहला कॉन्सेप्ट क्या है? वुड पास्ट फॉर्म ऑफ विल। जी हां, विल के पास्ट फॉर्म के रूप में वुड पहला प्रयोग है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये लीजिए वुड का पहला प्रयोग क्या है, जरा देखिए। पास्ट फॉर्म ऑफ विल। जी हां, बहुत सारे ऐसे हिंदी सेंटेंसेस और इंग्लिश सेंटेंसेस सभी कुछ आपको मिलेंगे जहां पर आपको विल का पास्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। और जब आप विल को पास्ट फॉर्म के रूप में यूज करेंगे तो उसे इस रूप में लिखेंगे यानी वुड के रूप में। और जब कभी भी आप इस प्रयोग के अनुसार जब वुड का प्रयोग करेंगे तो वहां पर वुड का कोई खास मतलब नहीं होता है। जरा कॉन्सेप्ट को जल्दी से मैं पढ़कर आपको बतलाने का प्रयास करता हूं, फिर एग्जाम्पल्स की मदद से मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जरा देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। When a sentence expresses a future possibility, जब कोई एक सेंटेंस फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को यानी संभावना को प्रकट करता है, एक्सपेक्टेशन यानी किसी आशा को प्रकट करता है, या इंटेंशन किसी इरादे को प्रकट करता है, या इनएविटेबिलिटी का मतलब अवश्यंभाविता को प्रकट करता है, दैट बिगैन इन द पास्ट। खास बात यह है कि वो सारी चीजें जो भूतकाल में शुरू हुई है तो वहां पर जो विल का प्रयोग होगा वो पास्ट फॉर्म में होगा वुड। अब इसी बात को मैं और ज्यादा इधर उधर न बताकर सीधे मैं अपने तरीके से बतला दूं। तो देखिए जरा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक है, और उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है। ध्यान से सुनिए आप, ये क्या है? ये प्रिंसिपल क्लॉज है। यहां पर एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा होता है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होने वाली ये जो क्लॉज होती है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ठीक है। अब अच्छे से देखिए, अगर यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब है वो अगर पास्ट टेंस में है तो यहां इस सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब भी हमेशा पास्ट टेंस में ही होगी। यानी अगर यहां पर कोई विल आ रहा है या शैल आ रहा है तो विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा। ये होता है पास्ट फॉर्म। अब चलिए इसी एक कॉन्सेप्ट को इन एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। देखिए जरा यहां पर क्या लिखा है। उसने कहा कि वह कल मुझे फोन करेगी। तो आप देखें यहां पर दो सेंटेंस हैं। उसने कहा, ठीक है, वह कल मुझे फोन करेगी। अगर सिंपली इतना आप ट्रांसलेट करेंगे तो यहां पर क्या होगा? सी विल कॉल मी टुमारो। सी विल कॉल मी टुमारो, ऐसा आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, सी विल। ओके, अब देखिए, अब अगर ये अकेला सेंटेंस है तो आप ऐसे ही इसे ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन एक्चुअली यहां पर है ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहां पर ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अब यहां पर ये जो आने वाला जो विल है वो क्या हो जाएगा? वुड के रूप में आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज की जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। देखिए इसको मैंने यहां पर ट्रांसलेट किया है, सी सेड
ये हो गई प्रिंसिपल क्लॉज। सेड V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ये यहां से सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हो रही है। और अब यहां पर क्या होगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में आने वाला जो ये विल है ये क्या होगा, वुड के रूप में आएगा। उन्होंने वादा किया कि वे शुक्रवार तक परियोजना पूरी करेंगे या पूरी कर लेंगे। तो अब यहां पर भी आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस ये है, ये की एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और यहां से शुरू होने वाला ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब आपको क्या करना है, बस उसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में रखना है। तो देखिए यहां पर क्या, उन्होंने वादा किया यानी दे प्रॉमिस्ड, ये V2 हो गया, यानी प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब हो गई पास्ट टेंस में। अब यहां पर मैंने दैट छुपाया हुआ है, कभी कभी ये दैट छुप भी जाता है। जब स्पोकन इंग्लिश में जब हम बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो ये दैट यहां पर अंडरस्टूड होता है, छुप जाता है। यहां पर मैंने स्पष्ट किया है, यहां पर मैंने छुपा दिया है। ओके, तो दे के बाद अब यहां पर जो हम वर्ब लगाएंगे वो क्या आएगी, विल का वुड हो जाएगा, ठीक है ना। दे वुड फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, राइट। अच्छा, अब चलिए यहां पर ये दो सेंटेंसेस आपके लिए मैंने लिखे हुए हैं, जल्दी से इनको ट्रांसलेट करिए, बड़े सिंपल से हैं। इनको ट्रांसलेट करके और नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वुड का दूसरा प्रयोग क्या है। जी हां, देखिए जरा, पास्ट हैबिट और एटीट्यूड, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जरा देखिए, सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहां पर देखते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट है वुड इज यूज्ड टू शो अ टाइपिकल बिहेवियर एंड रिपीटेड एक्शंस एंड इवेंट्स इन द पास्ट। अच्छे से आप समझिए जरा, वुड का प्रयोग किया जाता है भूतकाल में किसी व्यक्ति के टाइपिकल, माने एक किसी खास प्रकार के वर्ताव या बिहेवियर को प्रकट करने के लिए किया जाता है। रिपीटेड एक्शंस को प्रकट करने के लिए किया जाता है, एंड इवेंट्स यानी जो रिपीटेड इवेंट्स हैं उनको शो करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। बट अब यहां पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो अपने आप में रिपीटेड एक्शन यानी भूतकाल की रिपीटेड एक्शंस को शो करती है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाए। तो एक सुपरफ्लुअस मिस्टेक भी होती है। जब आप डीप नॉलेज और डीप ग्रामर की ओर बढ़ेंगे तो ये सुपरफ्लुअस वर्ड भी आपके सामने आएगा। खैर, मैं आगे चलकर एडवांस लेवल पर इसको डिस्कस करूंगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हम उसी हैबिट को शो करने के लिए पास्ट टेंस में वुड का प्रयोग भी करते हैं एंड साथ ही साथ यूज्ड टू का प्रयोग भी करते हैं। तो भाई, कब हम वुड का प्रयोग करते हैं, कब हम यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं, कब हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं और कब हम केवल यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं, ये सब कुछ काफी उलझी हुई बातें हैं। इसके लिए तो मैं आपको एक खास वीडियो ही बनाकर बताऊंगा, क्योंकि कम से कम इसको 20 मिनट बताने में लगेगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि यहां पर भी आपको थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन देता चलूं। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, और उन एग्जाम्पल्स की मदद से हम खासकर वुड के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जरा, यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जब वह बूढ़ी हो गई थी तो वह कोने में बैठकर खुद से घंटों तक बातें किया करती थी। अच्छे से देखिए, जब वो बूढ़ी हो गई थी तो कोई भी एक महिला है, बुढ़ापे में बैठ करके खुद से घंटों तक बातें करना, ये एक टाइपिकल बिहेवियर है किसी भी बंदे का, है ना। तो इस तरह के टाइपिकल बिहेवियर को शो करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यूज्ड टू का प्रयोग कब करते हैं मैं आपको यूज्ड टू भी आगे चल करके बतलाऊंगा, तो वहां पर मैं इसको कंपैरेटिवली आपको डिस्कस करूंगा। पहले तो यहां पर देखिए, तो क्या है सेंटेंस, बड़ी सिंपली, व्हेन शी वाज ओल्ड, जब वह बूढ़ी हो गई थी तो शी वुड सिट इन द कॉर्नर टॉकिंग टू हरसेल्फ फॉर आवर्स। बस इतना सेंटेंस हम बनाएंगे और यहां पर हम वुड का प्रयोग करेंगे कुछ इस प्रकार के टाइपिकल बिहेवियर यानी विशेष प्रकार के वर्ताव, उसको बतलाने के लिए हम स्पेशली वुड का प्रयोग करते हैं, राइट। अच्छा, वह अक्सर छोटी बातों पर गुस्सा कर देती थी। अब आप देख रहे हैं, किया करती थी, कर देती थी, कुछ ऐसे शब्द हैं। तो शब्दों पर आप ध्यान मत दीजिए, वास्तव में जो पूरा सेंटेंस है उसका मीनिंग कैसा है
उसमें क्या चीज इंप्लाई कर दी गई है, जरा देखिए। वह अक्सर छोटी बातों पर गुस्सा कर देती थी। तो ये भी किसी एक व्यक्ति की आदत नहीं है, एक्चुअली क्या है, वो एक टाइपिकल बिहेवियर है, यानी ये गुस्सा कर देना उसका एक विशेष प्रकार का वर्ताव है। उसकी आदत कम, उसका वर्ताव, एक विशेष वर्ताव ज्यादा है। इसलिए हम इस वर्ताव को प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग हम अवॉइड करते हैं। ओके, अच्छा, इस सेंटेंस को पढ़िए और जरा देखिए। वह एक अच्छा लड़का था, ठीक है, लेकिन वह हमेशा अपने बारे में बात करता रहता था। बात करता रहता था, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको केवल और केवल उस समय जब आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो फिर आपको ये सारे शब्द परेशान करते हैं। बट जैसे ही आप एक लेवल ऊपर बढ़ जाते हैं तो फिर इन शब्दों के बारे में कम ही सोचते हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं और उसके अंदर छुपी हुई जो खास बात है उसको आप समझते हैं, पकड़ते हैं और फिर इसके बाद ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, वैसे भी मैं आपको बतलाऊं कि ट्रांसलेशन शब्दों का नहीं किया जाता है, ट्रांसलेशन वास्तव में भावों का किया जाता है। शुरुआत जरूर बच्चे लोग शब्दों को ट्रांसलेट करके ही करते हैं, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपका लेवल बढ़ता चला जाता है, तो फिर शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं, भाव, जो भाव होते हैं उनका ट्रांसलेशन किया जाता है। चलिए, अच्छा, जब वो एक अच्छा लड़का था, मैं यहाँ पर एक बात कर रहा हूँ, एक लड़की, यार लड़का तो अच्छा था लेकिन वो हमेशा अपने बारे में बात करता रहता था। ये भी उस लड़के का एक टाइपिकल, एक विशेष प्रकार का बिहेवियर है। ओके, साथ ही साथ रिपीटेड एक्शन भी है। जी हाँ, वो करता रहता था तो रिपीटेड तो हो गया, बट वहां पर खास बात क्या है, उसका एक विशेष प्रकार का बिहेवियर है। तो वुड के लिए ये बहुत खास बात है। और जब कभी किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति का एक रिपीटेड एक्शन तो हो गई होगा, साथ ही साथ उसका एक टाइपिकल बिहेवियर आ जाए, वहां पर आपको वुड का प्रयोग करना है। मुझे लगता है कि इन 3 सेंटेंसेस में आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। जैसे ही वॉज अ नाइस बॉय, हमने इसको ट्रांसलेट किया, लेकिन यहां पर हम इस अच्छे लड़के की एक खास प्रकार की बिहेवियर की बात कर रहे हैं। बट ही वुड ऑलवेज, ऑलवेज तो वहां पर ऑल द टाइम यहां पर लगा दिया, तो क्या हो गया, ही वुड टॉक अबाउट हिमसेल्फ ऑल द टाइम, माने हर समय जब भी वो मिलता था तो इस तरीके की वो बात करता रहता था। तो ये क्या है, उसका टाइपिकल बिहेवियर है। अब जरा यहां पर अगले स्लाइड में देखिए, ये 3 सेंटेंसेस हैं, इनको अच्छे से देखिए। कहां पर आपको टाइपिकल बिहेवियर समझ में आ रहा है, जहां पर आपको टाइपिकल यानी विशेष प्रकार का वर्ताव, किसी का व्यवहार समझ में आए, वहां पर वुड का प्रयोग करिए, अन्यथा फिर आप यूज्ड टू का प्रयोग करिए। अब चलिए जरा इन तीनों को ही ट्रांसलेट करके नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, मैं देखता हूं आप क्या उस चीज को पकड़ पा रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे यूसेज को देखते हैं। रिफ्यूजल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूसेज है ये। देखिए, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होंगे जहां पर वर्ब का कुछ ऐसा मीनिंग होगा, रिफ्यूज्ड टू। वुड का एक मीनिंग ये होता है रिफ्यूज्ड टू। जी हाँ, रिफ्यूज नहीं, यानी पास्ट टेंस की ही हम बात कर रहे हैं अभी। देखिए जरा यहां पर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है, अच्छे से समझिए। वुड इज यूज्ड फॉर सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ ए पर्सन और थिंग्स एबिलिटी और विलिंगनेस टू डू समथिंग इन द पास्ट, दो दे आर यूजली नेगेटिव्स। यार किताबों में पता नहीं क्या क्या लिख दिया करते हैं लोग, समझ भी पाते हैं कि नहीं। सीधी सीधी बात बताएं तो समझ में आ जाए। चलिए छोड़िए इस जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इसको तो छोड़िए, मैं आपको सीधी सीधी बात बतलाता हूँ आपको क्या अपने दिमाग में रखना है। चलिए जरा यहाँ पर इस सेंटेंस को ठीक से पढ़िए और इसको जितना आप जानते हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करने का प्रयास करिए। जरा देखिए, वे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देते थे। सपोज आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो आप जैसा कि ट्रांसलेशन बच्चे लोग करते हैं तो कैसे करेंगे, नहीं देते थे। भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आप सीधे सीधे समझ लेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव है, तो आप सीधे सीधे सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे और सेंटेंस कुछ ऐसा बन जाएगा, दे डिड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन। वो किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देते थे या उन्होंने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया, ये भी तो इसका मीनिंग हो सकता है। लेकिन अब इसको अच्छे से पढ़ें, अब समझें क्या है। भाई यहां पर यह कहा जा रहा है कि जब भी उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता था तो किसी का जवाब ही नहीं देते थे।
नहीं देते थे, यानी वे लोग जवाब देने से मना कर देते थे, यानी रिफ्यूज कर देते थे। तो असली इसका जो इस सेंटेंस का जो असली मीनिंग है वो क्या है? दे रिफ्यूज्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन। ध्यान से सुनिए, वे मना कर देते थे, किसी भी प्रश्न का जवाब देने से इनकार कर देते थे, नहीं देंगे, यानी यहां पर रिफ्यूजल का भाव है। अब अगर किसी सेंटेंस में रिफ्यूजल का भाव, यहां पर तो अगर आपने डिड का प्रयोग किया तो कैसा भी हो सकता है, यानी ये वन टाइम एक्शन भी हो सकता है। दे डिड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, उन्होंने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया, ये भी वन टाइम कंप्लीटेड एक्शन हो सकता है अगर आपने डिड नॉट का प्रयोग किया। लेकिन यहां पर इसका और भी मतलब है, या हो सकता है क्या, कि भाई जब भी उनसे कोई प्रश्न किया जाता था तो वे प्रश्न का जवाब ही नहीं देते थे, यानी जब जब उनसे प्रश्न किया गया, यानी एक रिपीटेड एक्शन भी है। और जब रिपीटेड एक्शन होने के साथ साथ वास्तव में ये क्या है कि उसका जवाब नहीं देते थे, यानी रिफ्यूज कर देते थे, यानी वो नेगेटिव है, यूजली नेगेटिव है। ध्यान से सुने आप, यूजली वो, तो इसको अगर समझेंगे तो यही बात है जो मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में बतलाई। तो अगर ऐसा कोई सेंस निकल करके आता है, रिफ्यूजल का सेंस है, रिपीटेडली रिफ्यूजल का सेंस है, तो वहां पर आपको वुड का प्रयोग करना चाहिए। यहां पर डिड नॉट का प्रयोग नहीं, बल्कि क्या करना चाहिए? दे वुडंट। आप क्या करेंगे? दे वुडंट, ये शॉर्ट फॉर्म है, वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म। दे वुडंट आंसर एनी क्वेश्चन। तो आप जब ये बोलेंगे तब ये मतलब निकलेगा कि जब जब भी उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता था, वे लोग प्रश्न का उत्तर देने से मना कर देते थे, इनकार कर देते थे। तो ये सही मैसेज या सही मीनिंग कन्वे कर पा रहा है। ओके, अच्छा, वह मुझसे मिलने को तैयार नहीं होती थी। जब भी उससे कहा जाए कि भाई मेरे से मुलाकात करो, यानी वो बार बार रिपीटेडली वो इनकार कर देती थी, यानी रिफ्यूज कर देती थी। तो यहां पर भी वही मीनिंग है। अगर आप इसको बनाना चाहे तो वैसे ही बना सकते हैं, बट वास्तव में तो इसका मीनिंग क्या है? रिफ्यूजल। तो जब कभी भी रिफ्यूजल आए तो आपको सीधे सीधे क्या कर देना है? सी वुडंट या वुड नॉट सी मी। सी का मतलब भी मिलना होता है, देखना ही अकेले नहीं, मिलना भी होता है। क्लियर? अच्छा, सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी, यहां पर भी क्या हो रहा है भाई? गाड़ी सुबह सुबह, कई बार ठंडियों में ऐसा होता है कि गाड़ी रिपीटेडली स्टार्ट होने से रिफ्यूज कर देती, यानी वहां पर भी रिफ्यूजल का ही मीनिंग है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं? वही वुडंट, आप यहां पर भी वैसे ही कर देंगे। द कार वुडंट स्टार्ट इन द मॉर्निंग। बस सिंपल सा रिफ्यूजल का सेंस है वहां पर। अब देखिए आपके सामने है चौथा कॉन्सेप्ट और चौथा यूसेज। देखिए क्या है? वुड का प्रयोग हम लाइक्लीहुड मीन्स संभावना या सर्टेनिटी, यानी निश्चितता। निश्चितता बहुत ज्यादा नहीं, लेस देन 50% ही निश्चितता होती है। जब कभी भी हम चाहे प्रेजेंट सिचुएशन के लिए करें, चाहे पास्ट सिचुएशन के लिए या फ्यूचर सिचुएशन के लिए करें, तो जब कभी भी हम वुड का प्रयोग करेंगे तो हमारी जो सर्टेनिटी होगी, संभावना की जो निश्चितता होगी, वो लेस देन 50% ही होती है। बहुत ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करना होता है तो वहां पर हम दूसरी मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम मूव करते हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे वुड का प्रयोग पास्ट सिचुएशन में कैसे करते हैं, कब करते हैं, किन अर्थों के लिए करते हैं। बट अब यहां से हम लोग धीरे धीरे मूव करते हैं और जानते हैं कि यहां पर अब हम इमीडिएट पास्ट में, यानी जो अभी अभी घटित हुआ है, थोड़ी देर पहले जो घटित हुआ है, वो इमीडिएट पास्ट होता है। आप उसको प्रेजेंट से रिलेट कर सकते हैं। तो वहां पर हम वुड का प्रयोग किन अर्थों में करते हैं, जरा इस कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। फिर ये एकमात्र जो आपके सामने ये जो एग्जाम्पल, ये कन्वर्सेशन है लिखा हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। देखिए जरा, वुड कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस द लाइक्लीहुड और सर्टेनिटी दैट समथिंग वाज द केस इन द इमीडिएट पास्ट। इन द इमीडिएट पास्ट, इस खास बात को जरा ध्यान से सुनिए। इमीडिएट पास्ट का मतलब अभी अभी गुजरा हुआ, यानी जो थोड़ी देर पहले जो टाइम था, हम उस टाइम को अभी वर्तमान से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, देखिए यहां पर क्या मतलब क्या है? वुड कैन बी यूज्ड, यानी वुड का प्रयोग किया जा सकता है टू एक्सप्रेस द लाइक्लीहुड, यानी संभावना को प्रकट करने के लिए या निश्चितता को प्रकट करने के लिए। कौन सी संभावना? दैट समथिंग वाज द केस, कि ऐसा था भाई, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा होगा।
संभावना प्रकट की जा रही है, ठीक है ना, और थोड़ी देर पहले यानी इमीडिएट पास्ट। खैर, इस बात को समझने के लिए एक मात्र एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है। देखिए, शिवम और अर्पित ये दो बंदे हैं, ये दोनों ही बंदे आपस में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत क्या हो रही है जरा देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, देयर वॉज अ मैन हियर जस्ट नाउ आस्किंग अबाउट रेंटिंग द स्पेयर रूम। यहां पर ये जो शिवम है अर्पित से पूछ रहा है, यार भाई अभी अभी यहाँ पर एक आदमी था, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देयर वॉज अ मैन हियर जस्ट नाउ, अभी अभी यहाँ पर एक आदमी था जो पूछ रहा था कमरा किराए के लिए, यानी किसी खाली कमरे के बारे में किराए के लिए पूछ रहा था। वो आदमी कहाँ गया, यानी कोई आया होगा बंदा यहाँ पर शिवम के पास, उसने पूछताछ करी होगी। शिवम जब तक ऊपर से नीचे आया तब तक वो बंदा चला गया। तो ये बिल्कुल इमीडिएट पास्ट की बात हो गई। चलिए, अर्पित ने भी उस बंदे को नहीं देखा, तो अर्पित अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड या सर्टेनिटी को बतला रहा है। तो अर्पित क्या कह रहा है, यार करण होगा, करण होगा, दैट वुड बी, आप यहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे, दैट वुड बी करण, वो यार करण होगा। क्यों? क्योंकि अर्पित को यह मालूम है कि करण नाम का जो बंदा है, ही जस्ट मूव्ड हियर फ्रॉम दिल्ली, वो ये कह रहा है कि वो अभी अभी दिल्ली से आया है, यानी ही जस्ट मूव्ड हियर फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से अभी अभी आया है, वही किराए के कमरे के बारे में पूछ रहा होगा, तो वही होगा, यहाँ पर वही होगा यानी करण होगा। तो इस होगा यानी ये जो पॉसिबिलिटी है, करण के होने की पॉसिबिलिटी यानी लाइक्लीहुड को बतलाने के लिए आप वुड का प्रयोग करते हैं। बट ध्यान रखेंगे, करण होगा ये पॉसिबिलिटी है, लाइक्लीहुड है, लेस देन 50% मीन्स यहाँ पर अर्पित श्योर नहीं है, वो बस केवल और केवल प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है कि वहां पर वो करण हो सकता है, यार वो अभी अभी तो आया है, हो सकता है करण ही आया हो। तो इस तरह की अगर आप लाइक्लीहुड यानी अगर आप पॉसिबिलिटी को शो करते हैं या सर्टेनिटी को शो करते हैं, अगर पक्का है उसको कि नहीं करण ही होगा और दूसरा कोई हो नहीं सकता, तो दैट मस्ट बी करण, हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ये छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। और अगला कॉन्सेप्ट स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट सिचुएशन में जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, यानी किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं बड़ी पोलाइटली यानी विनम्रता के साथ, आप लोग जानते होंगे कि हम वहां पर वुड का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग कम ही करते हैं। अगर हमें अपनी पोलाइटनेस को शो करनी है तो हम वहां पर वुड का प्रयोग खासकर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। जरा देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा है, वुड कैन बी यूज्ड टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट्स। अब ध्यान से सुनिए, जब हम किसी से आमने सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट सिचुएशन ही होगी। तो प्रेजेंट सिचुएशन में हम वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, और स्पेशली इन क्वेश्चन फॉर्म यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में करते हैं। आपके सामने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, बड़ा इजी है, इसे आप समझ लीजिए। क्या आप जरा खिड़की बंद कर देंगे? अगर आप किसी बंदे से कह रहे हैं, ए भाई बाहर जा रहे हो, जरा खिड़की बंद कर देंगे क्या? आप पोलाइटली यानी विनम्रता के साथ अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर वुड का प्रयोग करो, अन्यथा फिर आप विल का प्रयोग भी कर सकते हो। बट विल से रिक्वेस्ट तो जाहिर होगी, बट वो पोलाइटनेस गायब हो जाएगी। इसलिए अगर आपको वो पोलाइटनेस भी यानी विनम्रता को भी बरकरार रखना है तो इंग्लिश में ये सेंटेंस बहुत अधिक बोला जाता है। वुड यू या वुड यू प्लीज, ऐसे भी सेंटेंस बोला जाता है। तो आप इस सेंटेंस को कैसे कहेंगे? वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो? और प्लीज आप लगाना चाहे तो बाद में भी लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाते हैं तो भी वहां पर विनम्रता है और रिक्वेस्ट है। ये सेंटेंसेस आपको आते होंगे। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकेंगे? यहाँ पर मैं किसी से मदद करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं और वो भी कैसी, पोलाइटली, तो सिंपली आप यहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। वुड यू बी एबल टू हेल्प मी विद दिस? आप सिंपली इस तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे कुछ सेंटेंसेस आप बनाइए, बहुत ही सिंपल है, और कोई रिक्वेस्ट आप मेरे से ही करिए थोड़ा सा पोलाइटली। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है एक्सप्रेसिंग डिजायर्स। जी हाँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े से गहरे होते चले जाएंगे, तो बड़े ध्यान से जरा समझिएगा। चलिए यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। वी यूज वुड
विद द मेन वर्ब लाइक। ध्यान से सुनिए, अब हम वुड का प्रयोग इस एक खास वर्ब के साथ यूज करेंगे। वुड लाइक या वुड लव, हम यहाँ पर लव, वुड लव का यानी लव का प्रयोग यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में करेंगे, ठीक है ना। टू एक्सप्रेस और इंक्वायर अबाउट अ पर्सन्स डिजायर, या तो हम अपनी ही डिजायर को शो करने के लिए या किसी दूसरे बंदे की डिजायर को शो करने के लिए हम यहां पर वुड लाइक या वुड लव का प्रयोग करेंगे। तो आपने बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे, आई वुड लाइक टू, ही वुड लाइक टू, है ना, ऐसे से ही वुड लव टू, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपने सुने होंगे। तो जब कभी भी हम वुड लाइक या वुड लव का प्रयोग करते हैं, वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब होता है इच्छा करना। ध्यान से सुने, इच्छा करना यानी चाहना। इच्छा करना का मतलब क्या हो गया, चाहना, वांट, वांट मीन्स चाहना। जी हाँ, इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम वुड लाइक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे सेंटेंसेस स्पोकन इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे बोले जाते हैं, आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए जरा सेंटेंसेस पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। क्या आप शहर के लिए जाना चाहेंगे? अब आप यहां देखेंगे, जाना चाहेंगे, कुछ ऐसा हो सकता है जाने की इच्छा रखते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। शब्दों के भंवर में आपको नहीं पढ़ना है, बस सेंटेंस को पढ़िए, उसका मीनिंग समझिए। यहां पर मीनिंग क्या है, मीनिंग यह है कि बोलने वाला, सपोज मैं ही हूं और मैं किसी सेकंड पर्सन से यानी आपसे कुछ करने की आपकी इच्छा जानना चाहता हूं, ठीक है ना। अब अगर ऐसा है तो आप सिंपली प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, ठीक है ना, जाना चाहते हैं, वुड यू लाइक, आप जाना चाहते हैं, आप डू यू वांट ऐसा कहने के बजाय आप कैसे कहें स्पोकन इंग्लिश में, वुड यू लाइक टू, ऐसा सेंटेंस, ठीक है ना। क्या ऐसे सेंटेंस आप बोलेंगे, वुड यू लाइक टू गो फॉर ए वॉक, ऐसा सेंटेंस बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा साउंड करता है और वास्तव में ऐसा ही बोला जाना भी चाहिए। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जैसे यहां पर आप अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, सपोज मैं कहीं पर गया, किसी के घर गया और उन्होंने मेरे से पूछा, सर आप क्या लेना पसंद करेंगे, ऐसे ही बात है, क्या लेना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, आप ऐसा ही सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर मुझे ये कहना है मुझे थोड़ी सी चाय पीनी है, यानी मैं अपनी इच्छा को अगर प्रकट कर रहा हूं, यानी मैं अपनी डिजायर को, ध्यान से सुनिए, मैं अपनी डिजायर को अगर प्रकट कर रहा हूं तो वहां पर आई वुड लाइक, ऐसा ही आई वुड लाइक या लव अगर लगा देंगे तो ये लाइकनेस आपकी बड़ी इंटेंस हो जाएगी। आई वुड लव टू हैव सम टी यार, ऐसा सेंटेंस में बोल सकता हूं। तो यहां पर वुड लव टू का मतलब क्या है, मुझे थोड़ी सी चाय पीनी है। फिर से मैंने आपको कहा कि यहां पर आपके शब्दों के भंवर से निकल जाना होगा। वास्तव में वहां पर एट द मोमेंट जब हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पर क्या मीनिंग आप कन्वे करना चाहते हैं, आप अपनी डिजायर को शो करना चाहते हैं, तो डिजायर शो करने के लिए आप इन शब्दों को मत ध्यान दीजिए। यहाँ पर टेंस वेंस पता लगाने का प्रयास मत करिए। सिंपली आप अपनी डिजायर को प्रेजेंट सिचुएशन में आप प्रकट करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करें, वुड लाइक टू, वुड लव टू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे कुछ सेंटेंस जरा बनाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। अब चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7। जी हाँ, यूसेज नंबर 7 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। विश को हम यहाँ पर सब्जेक्टिव मूड, हो सकता है आपके लिए ये जो सब्जेक्टिव मूड है थोड़ा सा नया नया शब्द लगे, बट डोंट वरी, ये जो सब्जेक्टिव मूड है एक्चुअली जब मैं इसको कंप्लीट पढ़ाऊंगा तो इसके लिए तो मुझे एक कंप्लीट वीडियो 40-50 मिनट का बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैं वुड का प्रयोग कहां पर कैसे सब्जेक्टिव मूड में हो सकता है ये मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं। जरा कॉन्सेप्ट को पढ़िए। यहां पर would can also be used to introduce a that clause to indicate some hypothetical or hopeful situation that one wishes were true। इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, would का प्रयोग किया जा सकता है टू इंट्रोड्यूस दैट क्लॉज, यानी एक दैट क्लॉज को शुरू करने के लिए आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। दैट क्लॉज को शुरू करने के लिए यानी दैट से कोई एक क्लॉज शुरू हो रही है, ठीक है ना, यहां पर, और उसी दैट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यहां पर वुड का प्रयोग कर दें, ठीक है ना, कुछ ऐसा वुड दैट से कोई सेंटेंस शुरू हो, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो वहां पर वास्तव में एक हाइपोथेटिकल यानी एक काल्पनिक इच्छा की जा रही है, एक ऐसी काल्पनिक इच्छा, एक ऐसी काल्पनिक सिचुएशन जिसके बारे में बोलने वाला इच्छा कर रहा है, कल्पना कर रहा है, यार ऐसा होता, ठीक है, वर ट्रू, और जैसी वो कल्पना कर रहा है वैसा सत्य होने की कल्पना कर रहा है, हालांकि वो केवल कोरी कल्पना मात्र होती है। जैसे काश मैं चिड़िया होता। अब ध्यान से सुनिए, मैं चिड़िया हो सकता हूं क्या,
नहीं हो सकता हूं। मैं तो एक ह्यूमन हूं, मैं एक बर्ड यानी एक मानव हूं, एक मैन हूं। बर्ड तो नहीं हो सकता, बट मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूं, ऐसी इच्छा कर रहा हूं जो कोरी कल्पना है। और अगर ऐसी कोई इच्छा होती है तो इसी को तो हम सब्जंक्टिव मूड बोलते हैं। ध्यान से सुनिए। और ये सब्जंक्टिव मूड पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है, और कुल मिलाकर सब्जेक्टिव मूड भी कई तरीके से होते हैं। इसका कंप्लीट वीडियो मैंने अभी तक तो नहीं बनाया, बट जल्द ही आपको बना करके इसमें दूंगा भी। देखिए, अब यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है, इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, काश हम समुद्र के पास रहते। हम वास्तव में समुद्र से बहुत दूर हैं यहाँ पर, ठीक है, बट यहाँ पर मैं अपनी एक इच्छा प्रकट कर रहा हूँ, काश यार हम लोग समुद्र के नजदीक रहते या समुद्र के पास रहते, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। ठीक है, अभी फिलहाल इस सिचुएशन में तो पॉसिबल नहीं है। हम केवल और केवल यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक बात कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि काश ऐसा सत्य होता कि ये वाली बात घटित होती। इसी को हम सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। तो बस सिंपली इस तरह के सेंटेंसेस को आप क्या कर सकते हैं, वुड का प्रयोग करके कह सकते हैं। वुड दैट, ठीक है ना, वुड दैट वी लिव्ड नियर द सी। बट यहां पर ध्यान रखना कि वुड के साथ में जब हम कोई सब्जेक्टिव मूड यूज करते हैं तो वो दैट वाली क्लॉज होती जरूर पास्ट टेंस में है, बट वो प्रेजेंट सिचुएशन को बतलाता है। अगर मैं इस समय अपनी ही इच्छा को प्रकट करूं तो वुड दैट आई वर ए बर्ड, काश मैं चिड़िया होता। तो आप यहां पर ध्यान से सुने, मैं यहां पर इस समय चिड़िया होता, मैं ऐसी बात कर रहा हूं, तो काश मैं होता, मैं इस समय प्रेजेंट की भी बात कर रहा हूं, बट वहां पर मैं आई वर ए बर्ड। तो ध्यान रखेंगे कि यहां पर हम पास्ट टेंस को यूज करते हैं, भले ही हम प्रेजेंट सिचुएशन में हम अपनी उस इच्छा को प्रकट करें। खैर, इसके बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, बताने की इच्छा जरूर कर रही है मेरी, बट अगर मैं इस बात में लग जाऊंगा तो फिर वुड रह जाएगा, है ना। चलिए, अच्छा, इसको अलग से ही डिस्कस करेंगे। एक और ऐसा ही सेंटेंस देखिए, जीवन बहुत ही सरल हो जाता अगर हम लॉटरी जीत लेते। अगर हम लॉटरी जीत लेते यार, तो आज इस समय का जीवन बहुत ही अच्छा हो जाता। तो ये भी प्रेजेंट की ही सिचुएशन है, प्रेजेंट की ही एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा ही सब्जेक्टिव मूड है। तो क्या है देखिए जरा, इफ वी वन द लॉटरी लाइफ वुड, आप यहां पर क्या करेंगे, लाइफ वुड बी सो मच इजियर। ऐसा यहां पर आप देखिए, जो इफ क्लॉज है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, V2 है, ठीक है ना। अगर ये पास्ट परफेक्ट में होता तो यहां पर वुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आगे चल करके मैं आपको बतलाऊंगा। कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाइए, जरा नीचे ड्रॉप करिए, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर भी हम उसी विश की ही बात करेंगे। देखिए जरा, वुड इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर विश। जी हाँ, एक क्लॉज होगी जैसे आई विश, ठीक है, बोलने वाला बोलेगा आई विश। विश के बाद में भी वुड का प्रयोग किया जाता है, कब, when the wish relates to the future action of another person। जब मेरी वो इच्छा किससे रिलेट करती है, किसी भी दूसरे व्यक्ति के किसी भविष्य में होने वाले किसी एक्शन से रिलेट करती है। इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मुझे चाहिए या मैं चाहता हूं या मेरी इच्छा है क्या कि तुम ठीक ढंग से व्यवहार करो। यहां पर देखिए, मैं यहां पर विश तो कर रहा हूं, मैं इच्छा करता हूं, बट कौन सी इच्छा कर रहा हूं, कैसे इच्छा कर रहा हूं, कोई सब्जेक्टिव नहीं, बल्कि मैं ऐसी इच्छा कर रहा हूं कि कोई अगला बंदा, यानी कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है या सेकंड पर्सन हो सकता है, ठीक है ना, उसके किसी फ्यूचर एक्शन के बारे में, यानी यहां पर देखिए ये जो फ्यूचर एक्शन है, उस फ्यूचर एक्शन से हमारी ये जो विश है ये रिलेट करती है। ठीक, अगर ऐसा मुझे चाहिए या मैं चाहता हूं कि यार तुम ऐसे रहो, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे रहो, कुल मिलाकर अगर बोलने वाला किसी दूसरे व्यक्ति से, या मैं चाहता हूं कि वह ऐसा रहे, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है, और मेरी ये इच्छा किसी दूसरे बंदे यानी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के किसी फ्यूचर एक्शन से रिलेटेड हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम यू के साथ यानी उस सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन बंदे के साथ वुड का प्रयोग करेंगे। आप यहां पर क्या करेंगे, वुड, क्या, आई विश यू वुड बिहेव प्रॉपर्ली। मुझे चाहिए कि तुम मुझे अकेले छोड़ दो, यहां पर भी मेरी ही इच्छा है, बट वो इच्छा किससे है, सेकंड पर्सन के किसी फ्यूचर एक्शन के से रिलेटेड मेरी वो इच्छा है। तो इस तरीके का अगर कोई स्ट्रक्चर आए तो आप बड़ी आसानी के साथ ऐसे आप बोल सकते हैं, आई विश यू वुड लीव मी अलोन।
ऐसा सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो अगला प्रयोग है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए, थोड़े से स्टैंडर्ड इंग्लिश को बोलने के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से रखिएगा। देखिए वुड का प्रयोग आप प्रेफरेंस को शो करने के लिए भी करते हैं। अब ये भाई प्रेफरेंस क्या है? वैसे तो हिंदी होती है इसकी वरीयता, लेकिन यहाँ पर वरीयता भी आप शायद न समझ पाए, तो देखिए जरा मैं आपको कुछ ऐसे समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज आपके सामने दो चीजें हैं और वो दोनों ही चीजें आपको पसंद हैं, ठीक है ना, दोनों ही चीजें आपको पसंद हैं। आप ये चीज भी पसंद है, ये भी चीज पसंद है, लेकिन आप कुछ ऐसा बोलें कि आपको इस चीज से अधिक ये पसंद है या इस चीज से अधिक ये पसंद है। तो आप क्या कर रहे हो? यहां पर एक चीज के ऊपर दूसरी वस्तु को आप प्रेफर कर रहे हो, इसी को प्रेफरेंस कहते हैं। और अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो आप वहां पर वुड के साथ रादर या सूनर का प्रयोग करते हैं, यानी कंपैरेटिव डिग्री में उस सेंटेंस को बोलते हैं। एक खास स्ट्रक्चर है, जरा अच्छे से देखिए क्या है। वुड कैन बी यूज्ड विद एडवर्ब्स। जी हां, वुड का प्रयोग किया जा सकता है रादर या सूनर जैसे किसी एडवर्ब के साथ में, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए क्या? किसी व्यक्ति के प्रेफरेंस को, यानी इसी प्रेफरेंस को, किसी वस्तु के लिए किसी व्यक्ति के प्रेफरेंस को व्यक्त करने के लिए आप वुड रादर या वुड सूनर का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर किसी से पूछने के लिए, इंक्वायर करने के लिए भी आप किसी व्यक्ति की से जानकारी, भाई आपको ये पसंद है या ये पसंद है। तो इस तरह की अगर प्रेफरेंस आपको पूछ रहे हैं या शो कर रहे हैं, अपना ही प्रेफरेंस शो कर रहे हैं, तो आप एक खास यानी वुड और रादर का प्रयोग करते हैं या फिर सूनर का प्रयोग करते हैं। देखिए जरा यहां पर दो सेंटेंसेस हैं, समझने का प्रयास करिए। जैसे यहां पर मैं कह रहा हूं मैं खरीदारी करने की बजाय फिल्म देखना ज्यादा पसंद करूंगा या पसंद करूंगा। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो देखिए जरा, मुझे खरीदारी करना भी पसंद है और फिल्म देखना भी पसंद है। ये दो चीजें, दो काम हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सा अधिक पसंद है ये देख रहा हूं मैं। तो मैं फिल्म देखना अधिक पसंद करूंगा या ज्यादा पसंद करूंगा, या केवल ऐसा ही बोल दिया जाए तो भी पूरा सेंटेंस पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि ये वाला काम मैं प्रेफर कर रहा हूं इसकी बजाय, ठीक है ना। बस इसी को दिखाने के लिए आपको वुड रादर या वुड सूनर का प्रयोग कर लेना चाहिए। देखिए कैसे, आई वुड रादर, ऐसे आप बोलेंगे आई वुड रादर वॉच, ये सेंटेंस बोलेंगे, आई वुड रादर वॉच अ मूवी देन गो शॉपिंग। इस तरह के सेंटेंसेस आप कुछ बनाइए, बहुत ही सिंपल सा है समझने में। वे परिवार के घर को बेचने की बजाय दिवालिया हो जाना पसंद करेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो यहां पर भी देखिए दिवालिया होना एक चॉइस है और घर को बेचना एक चॉइस है। इन चॉइस में से कौन सी चीज है जो आप ज्यादा पसंद करोगे? तो दिवालिया हो जाना ये आप ज्यादा पसंद कर रहे हो, इसको प्रेफर कर रहे हो, इसको नहीं प्रेफर कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे? दे वुड रादर या सूनर का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। दे वुड सूनर गो बैंकरप्ट, यानी वो ज्यादा पसंद करेंगे ये हो जाना, दिवालिया हो जाना ज्यादा पसंद करेंगे किसकी तुलना में? अपना जो पारिवारिक घर है उसको बेचने की तुलना में। अच्छा लगा होगा सेंटेंस, और बड़ा सिंपल भी है। आपको वुड रादर या वुड सूनर का प्रयोग कर लेना चाहिए। कुछ ऐसे सेंटेंसेस आप अपनी तरफ से बनाइए, शायद मैंने आपके लिए बनाकर रखे हुए हैं। ये जी, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ये एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर था, इसलिए मैंने आपके लिए ये 4 सेंटेंसेस बना करके लिख छोड़े हैं। जरा इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मुझे इनका ट्रांसलेशन करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा देखिए, मैंने यहां से शुरू किया और यहां से लेकर के और यहां तक मैंने 8 कॉन्सेप्ट्स आपको वुड के बतलाए। अभी यहां पर ये 6 कॉन्सेप्ट्स और भी हैं। मुझे लगता है कि ये 8 कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करते करते वीडियो पर्याप्त लंबा हो चुका है, और मुझे लगता है कि अगर मैं ये 6 कॉन्सेप्ट्स, जिसमें से कुछ एक कॉन्सेप्ट्स तो काफ़ी हैवी हैं, इनमें टाइम भी लगेगा, और तो फिर ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। इसलिए 8 कॉन्सेप्ट मैं आज आपको इस पार्ट 1 में, जी हाँ ये वुड का पार्ट 1 है, इसमें मैंने आपको 8 कॉन्सेप्ट बतलाए। अगले वीडियो में मैं आपको यहाँ पर ये शेष बचे हुए जो 6 कॉन्सेप्ट्स हैं आपको अगले वीडियो में बतलाऊंगा, यानी पार्ट 2 में बतलाऊंगा, और फिर इसके बाद पार्ट 3 आएगा जिसमें मैं आपको ये सारे के सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये मैं आपको बतलाऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए